तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जितना जितना हम लोग क्या क्या प्रयास किए। पहला पार्ट में ये देखेंगे, ये सभी पर्यावरण सम्मेलन है उस सबको देखेंगे। पहला पार्ट में ये देखेंगे कौन कौन सा वैज्ञानिक निकाय है, मतलब साइंटिफिक इंस्टीट्यूट उसको बचाने के। तो पहला है यूनेप, याद है यूनेप पढ़ाए थे, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। सबसे पहले दुनिया में यही हुआ। इसमें इसका स्थापना कब हुआ था? 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को, 1972 को। तो इसे याद कराए थे। 72 बार पर्यावरण को बचाने की बात करता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये जो है ना, ये जो है पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो नरेबी केनिया में। कहाँ पर है? केनिया में, यूनेप का, ठीक है ना। कैसे याद कराए थे? तो कन्या होम में। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? नरेबी केनिया में, और वहीं पे यूनेप का स्थापना हुआ था। इसका काम है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। फिर आया तुमको आईपीसीसी। क्या है आईपीसीसी? जलवायु परिवर्तन हेतु, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, उसको देख रेख करने के लिए इसका स्थापना किया गया 1988 में। कैसे याद रखेंगे? तो 88 से याद कराए हैं, भ्रष्टाचार अधिनियम आया था 88 से, तो उसी समय क्लाइमेट चेंज आया था अधिनियम, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज का स्थापना किया गया था आईपीसीसी का। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर आया डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। कहाँ पे वर्षा होगी, कहाँ पे तूफान आएगा, तो ये चीज़ बताता है। इसका स्थापना हुआ 1950 में। ये यूएन की एजेंसी है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर आया तुमको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत में आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कैसे सूर्य के एनर्जी से हम लोग बिजली बनाएं, क्योंकि कोयला तो ख़त्म हो जाएगा, तो सूरज की रोशनी से भी बिजली बनता है। तो इसके लिए इसका स्थापना हुआ था 2015 में, कॉप नंबर 21 में। ये भारत और फ्रांस मिलकर इसका स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर अपने भारत में ही है, गुरुग्राम, हरियाणा में। फिर तुमको भारत में दो और इंस्टीट्यूट्स हैं। एक है नेरी। क्या है? नेरी, नेशनल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इसका काम है कि जो तुमको इन्वायरमेंट में क्या क्या तकलीफ़ है उसके बारे में रिसर्च करके बताना भारत सरकार को। इसका स्थापना हुआ 1958 में। कब स्थापना हुआ? 1958 में। कैसे याद रखेंगे? तो इसी समय आफ्सा एक्ट आया था। आफ्सा एक्ट मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट में एक्ट आया था ना, वहाँ पे आतंकवादी के खिलाफ, उसी को बोलते हैं आफ्सा एक्ट। उसी समय आया था नेरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? नागपुर में, नागपुर में, ठीक है, नेरी नाग। उसके बाद CSIR, इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब कि इसका स्थापना किया गया था ये भी कि जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो रिसर्च करें और बताए कि भारत को कैसे बचा सके, पूरी दुनिया को। तो इसका स्थापना भी हुआ था 1942 में। कैसे याद रखेंगे? तो 1942 में पढ़ाए हुए तुमको बता दे क्या। QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही साइंटिफिक लोग क्या किया? शोध किया। ऐसे याद कर सकते हो। तो CSIR का स्थापना इसी के समय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका स्थापना हुआ था 2010 में। NGT ये है हरित राष्ट्रीय प्राधिकरण, मतलब ये है NGT कि कहीं पर भी तुमको अगर कुछ जो है तुमको तुम्हारे साथ अगर इन्वायरमेंट को लेकर गलत हो रहा है, मतलब कि मान लो कि तुम्हारे घर के आसपास का पेड़ कटाई हो रहा है, तुम नहीं कटवाने देना चाह रहे, तो तुम जाके कहाँ चल जाओगे? NGT में कंप्लेन करोगे। कहाँ? NGT में, ठीक है। तो ये सब हुआ, क्या होता है? वहाँ तुम्हारा मामला सुनेगा, ठीक है, कोर्ट जैसा होता है। फिर है कुछ पर्यावरण वित्त तंत्र। वित्त तंत्र मतलब कि अब देखेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए पैसा भी दिया जाता है गरीब देशों लोग को। गरीब देश के पास तो पैसा नहीं है, हम लोग तो बचा लेंगे अपने आप को, वो कैसे बचाएगा? तो इसके लिए बहुत सारा वित्त तंत्र का स्थापना किया गया। पहला है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसका स्थापना हुआ था 1992 में। 1992 में कैसे याद रखे? तो हम अभी पढ़ाएंगे कि दुनिया का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 72 वाली स्टॉकहोम, तब 1972। ग्लोबल क्लाइमेट 1978 में कौन सा हुआ था? 1978 में भी नहीं। तो उसके बाद जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, इस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना हुआ था 2010 में। कैसे याद रखोगे? तो जिस समय NGT का स्थापना हुआ था उसी समय ग्रीन क्लाइमेट फंड का भी स्थापना हुआ था। इसका काम है कि ग्रीन क्लाइमेट मतलब कि क्लाइमेट क्या होना चाहिए? हरा भरा। तो हरा भरा करने के लिए पैसा दिया जाए। सर पैसा कैसे देंगे? तो मान लीजिए कि
कोई कोई देश है उसके यहाँ कोयला पे ही सब चीज़ चलता है, तो उसको ऐसा मशीन दीजिए जिसमें कोयला नहीं लगाना पड़े, तो उस कोयला नहीं जलाएगा तो उससे प्रदूषण होगा नहीं, तो इसके लिए पैसा ना चाहिए। फिर EPC FCPF फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, इसका स्थापना हुआ था 2008 में विकासशील देश के रीड प्लस हेतु तैयार। तो ये है ग्रीन, एक तो है तुमको 1992 में, ये 2010 में, ये 2008 में। इस सब का काम है, इस सब संस्था का कि GEF GCF FCPF इस सब का काम है कि पैसा देना गरीब देशों को, इस सब संस्था का। फिर ओजोन, ओजोन क्या करता है सर? तो देखो ओजोन हम बताते हैं, एक सेकेंड यहाँ। ये देखो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारा लेयर है, एक दिन पढ़ाए थे। नीचे वाला लेयर को ट्रोपोस्फेयर, बुक में भी था। फिर स्ट्रोपोस्फेयर, तो यहाँ जो समताप मंडल है ना, ये ट्रोपोस्फेयर, इसमें अच्छा ओजोन होता है, इसमें अच्छा ओजोन होता है। और ये ओजोन क्या करता है, सूर्य में से जो हानिकारक रे निकलता है ना, उससे हम लोगों को बचाता है। क्या करता है? लेकिन ये वाला जो है ट्रोपोस्फेयर में, जो ये नीचे वाला लेयर में जो ओजोन है वो खराब ओजोन है, वो गर्मी को बढ़ाता है। क्या है? गर्मी को बढ़ाता है, ग्रीन हाउस को गैस को बढ़ाएगा। तो ये ओजोन तो अच्छा वाला है ना भाई, ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर वाला। तो इस ओजोन को हमको बचाना है, वरना सूर्य का सारा रोशनी जो हानिकारक रे है, UV रे, हम लोग के पास पहुंच जाएगा तो उससे सबको क्या होने लगेगा, पूरी दुनिया में बीमारी होने लगेगा। ठीक है, तो यही है ओजोन का परत। अब ओजोन का परत बनता कैसे है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ऑक्सीजन का है ना UV रे के साथ, UV रे कहाँ से निकलेगा? हवा में ऑक्सीजन होगा O2, और UV रे कहाँ से निकलेगा? सूरज में से। उसके साथ टकराएगा ना तो ये ऑक्सीजन को तोड़ देता है। UV रेस का काम है ऑक्सीजन को तोड़ना, तो ऑक्सीजन को तोड़ देगा तो दो वो था पहले एक साथ, अब अलग अलग बन के एवो अलग एवो अलग। अब हवा में ये ऑक्सीजन तैरता रहेगा ना, है अब, लेकिन हवा में फिर O2 भी तो मौजूद रहेगा, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर देगा तो O3। तो यही होता है ओजोन का फॉर्मूला, क्या? O3। अब जो है तो ये तुम देख लीजिए कि कैसे तुमको ओजोन बनता है। लेकिन ओजोन का है ना, ओजोन का क्या होता है, ओजोन का जो है क्या होता है, ओजोन का परत बन गया, लेकिन ओजोन का परत ही खत्म नहीं ना होना चाहिए, लेकिन ओजोन का परत खत्म भी होता है बहुत सारे कारण से। इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCCF, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ये सब कहाँ से निकलता है? AC है, AC में से गैस निकलता है, ये हवा में चल जाता है। हवा में जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत खतरनाक गैस है, ये हवा में चल जाएगा। UV रेडिएशन तो रहता ही है जो सन से निकल रहा है, UV रे, और उसके साथ जाके कंबाइन कर देगा रिएक्शन, अब बना देगा CFCl3, या कह रहा है क्लोरीन बच जाएगा। अभी क्लोरीन क्या करेगा, ये जाके ओजोन जो है O3 इससे रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा O2 प्लस ClO। तो O3 को O2 में बदल दिया। O3 अच्छा चीज़ था कि ऊपर में था, लेकिन ये O3 O2 में चला गया, ये गैस सब के कारण रिएक्ट होके, तब ओजोन का परत क्या हो गया, कमजोर। तब सारा सन करे क्या पहुँचने लगेगा हम लोग के पास। ठीक है, तो इसी दुनिया, तो वही देख रहे हैं कि पूरा दुनिया जो है ओजोन का संरक्षण कैसे करेगा, ओजोन को कैसे बचाएगा, ओजोन का परत। समझ गया? तब तीन वो किया गया समझौता ओजोन को परत बचाने के। एक थे वियना समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, किगाली समझौता। पूछेगा तुमसे वियना समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, किगाली समझौता किससे संबंधित है, तो बोलना ओजोन के संरक्षण से। किसके संरक्षण से? ओजोन के संरक्षण से। जो वियना समझौता है ना, इसका स्थापना, इसका मतलब ये हुआ कब, तो देशों के बीच में 1985 में था। ये पहली बार प्रयास था जब ओजोन को बचाने का प्रयास करने का प्रयास किया गया था 1985 में। भारत इसका सदस्य बना 1991 में। कब? 1991 में जब LPG लागू हो गया, LPG पॉलिसी पर आए थे उदारीकरण, उस समय भारत इसका सदस्य बन गया। और लेकिन ये जो समझौता किया गया था बाध्यकारी नहीं था, मतलब बोला गया कि ऐसे ऐसे बचाएंगे, लेकिन कोई नियम ज़बरदस्ती का नहीं बनाया गया। अच्छा, कैसे याद रखेंगे कि वियना समझौता 1985 में हुआ था, तो हम हिस्ट्री में पढ़ाए थे एक बार वियना कांग्रेस। क्या है? वियना कांग्रेस। और वियना कांग्रेस याद रखो, कांग्रेस कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885। तो 1885 के 100 साल बाद 1985 में वियना समझौता, ऐसे याद रखेंगे। फिर से तुमको है उसके बाद फिर कौन सा समझौता होगा? उसके 2 साल बाद, उसके 2 साल बाद तुमको किया गया मॉन्ट्रियल समझौता। इसमें बोला गया कि खबरदार, पहले तो तुम जो हुआ सो हुआ, अब की बार से जो नियम बनेगा सबको मानना पड़ेगा। तो सबसे सफल रहा था, अब की बार से नियम जो बनेगा ओजोन को बचाने के सबको मानना पड़ेगा। ये कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। ये कब हुआ? 1987 में, क्योंकि इसके 2 साल बाद। ये तो कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ? 1987 में, उसके 2 साल बाद। इसमें यही बोला गया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है AC से निकलता है, CFC गैस, उसका क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। AC में वो गैस नहीं यूज होना चाहिए, तो बंद कर दिया गया। अब AC में वो गैस यूज नहीं होता है।
यही जब 16 सितंबर 1987 को बनाया गया था ना समझौता हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तभी से हम लोग 16 सितंबर को हर एक दिन ओजोन परत दिवस मनाते हैं, ओजोन परत दिवस मनाते हैं। फिर उसके बाद जो हुआ ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पास किगाली समझौता, क्या हुआ किगाली समझौता, इसका भी काम था क्या चीज़ कि ओजोन परत को सुधारने के लिए प्रयास करना। ये हुआ रवाडा है, रवाडा की राजधानी है किगाली, रवाडा एक देश है वहीं पर उसका राजधानी है किगाली, तो वहीं पर हुआ था। कब हुआ था 2016 में, कैसे याद रखेंगे, तो 16 से देखो 16 से साला, 16 से साला, साला लग रहा है कि कोई गाली है, तो किगाली समझौता 2016 में। लागू कब हुआ 2019 से, उसके 3 साल बाद। इसमें क्या किया गया सर, तो इसमें HFCS एसी से और गैस निकलता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, वो अभी भी निकलता है, फ्रिज से भी निकलता है, हवा में जाके ओजोन को तोड़ देता है, तो इसके कमी करने के लिए कहा गया था, इसको कमी करने था। CFC को तो साफ बोल दिया गया बंद, ये बहुत खतरनाक था। HFCS जो गैस है उसको बोला गया कमी करने के लिए, किस में किगाली समझौता में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC गैस, समझ में आ रहा है। अब है जलवायु परिवर्तन के लिए मुकाबला। अभी जो इतना मौसम बदल रहा है, तो ये सब मौसम बदल रहा है, ये सब कैसे बदल रहा है, तो हवा में पॉल्यूशन ज़्यादा छोड़ रहे हैं, गाड़ी से पॉल्यूशन निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, कोयला जल रहा है, उससे धुआं जा रहा है, उस सबको कम करने के लिए, ठीक है। तो इसी के लिए सबसे पहला अब हम लोग क्या हुए, एक बार यूएनएफ किए थे सबसे पहले 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन। अब उसके बाद हम लोग सीरियसली लेंगे उस बात को, UNFCC करेंगे, क्या करेंगे UNFCC। इसका मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र का समझौता। इसको कब अपनाए, तो 1992 में, कब अपनाए बहुत इंपॉर्टेंट, 1992 में। इसी समय 1992 में 92 में हम लोग दुनिया का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन बनाए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। मतलब बोला गया कि पृथ्वी को हम लोग कैसे बचाएंगे, तो पूछा जाएगा कि तुमको पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है कब बनाया गया था, 1992 में। कब बनाया गया, 1992। एक सेकंड हम देख ले रहे हैं एक चीज़ कहाँ पर मना, यहीं पे हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन बनाए। और ये उसी सम्मेलन के अंतर्गत हम लोग क्या किए, UNFCC का स्थापना। सर ये सब कहाँ पे हो रहा था, तो ये सब काम हो रहा था ब्राज़ील के एक जगह है, ब्राज़ील का एक जगह है, वहाँ पे जगह का नाम है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। वहीं पे हम लोग दुनिया का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन बनाए, और कसम खाए कि हम लोग जो 21st सेंचुरी में है, एजेंडा 21 आया, हम लोग बोले कि 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में पूरी दुनिया को बचाएंगे कैसे, तो उसी के लिए संगठन बना दिया गया UNFCC को। कब, 1992 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के समय। और ये जो जो नियम है वो लागू हुआ 2 साल बाद से, 1994 से। कब से लागू हुआ, 1994 से। इसका काम क्या था कि जितना भी ग्रीन हाउस गैस है उसको रोकना, जितना भी ग्रीन हाउस गैस है उसको रोकना। अभी ग्रीन हाउस गैस बताएंगे लास्ट में, तो उसको रोकना। अब UNFCC लोग बोला कि हम लोग हर साल है ना बैठक करेंगे, तो उसी को बोला गया कॉप। जब UNFCC का हर साल बैठक करता है तो इसको क्या बोला गया, कॉप। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तभी हाल फिलहाल में COP30 हुआ था, COP29 हुआ था, COP30 हुआ था, तुमको बता रहे हैं। COP30 हुआ था तुमको ब्राज़ील में ही हुआ था, बेलम नाम की जगह पे। COP29 हुआ था तुमको यहाँ पे अजरबैजान के बाकू में। अब COP31 होगा इस साल, जब बैठेंगे हम लोग, तो तुर्की में होगा। कहाँ पे होगा, तुर्की में। फिर उसके बाद जो हुआ क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल। एक था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो दूसरा है ओजोन के लिए, ये क्योटो प्रोटोकॉल। जापान की राजधानी है क्योटो, जापान की राजधानी है क्योटो। तो जापान की राजधानी है ना क्योटो, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे अपनाए हम लोग 1997 में। COP3 का जब हुआ, COP नंबर 3 का बैठक हुआ UNFCC का 1997 में, ठीक है ना, तो वहीं पे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल अपनाए। इसको कैसे याद रखेंगे 1997, तो ऐसे एक मेरा दोस्त है उसका जन्म भी हुआ था 1997 में, 1998 में, तो ऐसे याद कर सकते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल का स्थापना भी 1997 में हुआ। और जो है ये लागू कब से हुआ, तो ये 2005 में, मतलब 2005 समझ रहे, 8 साल बाद, 2 गुने 8 साल बाद ये लागू हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसी जापान में ही क्या हुआ था, इसी क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट का अवधारणा आया। अब विकसित देश के लिए बाध्यकारी लक्ष्य बना दिया गया। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, तो मतलब कि तुम कार्बन इतना जलाए, कोयला इतना जलाए ना, मान लो कि 10 रुपये का कोयला जलाए, तो तुम 5 रुपया देना पड़ेगा तुमको गरीब देशों को, टेक्नोलॉजी, ठीक है। कोयला जला रहे तो तुमको पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे आया था क्योटो प्रोटोकॉल में। जबकि ये सब जो था तुमको वियना समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता, ये सब ओजोन से संबंधित है।
और ये सब क्या चीज़ से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल। ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन से संबंधित है। और यूएनएफसीसी भी क्या चीज़ से संबंधित है कि कैसे ग्रीन हाउस गैस सबको कम किया जाए। ठीक है, ऐसे ग्रीन हाउस गैस सबको कम किया जाए। एक सेकेंड, ठीक है। अब जो है पेरिस समझौता हुआ, फिर क्या हुआ? पेरिस समझौता हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में हुआ। डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, जब COP 21 का बैठक हुआ। COP 21 का, COP 3 के बैठक में किसका स्थापना हुआ बताता हूँ? कौन सा समझौता हुआ था? 1997 में हुआ COP 3 का बैठक, क्योटो प्रोटोकॉल। 2005 में। नहीं, COP 3 का समझौता 1997 में ना हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में। और सिर्फ पेरिस का समझौता हुआ 2015 में COP 21 में। इसमें बोला गया कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर है ना 2 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देना है, नहीं तो पूरा दुनिया क्या होगा, 3 4 5 5 6 डिग्री आएगा ना, पूरा दुनिया जल जाएगा। पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से आगे अब नहीं बढ़ने देना है, उसके नीचे ही रखना है। यही हुआ था पेरिस समझौता में। इसी समय अब धरना आया NDC का, जिसका मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब हर एक देश है वो अपनी ओर से बोलेगा, डिटरमाइंड करेगा कि हम जो है ई काम करेंगे कि ताकि पूरी दुनिया का टेम्परेचर नहीं बढ़े। तो सब कोई अपने तरफ से क्या हुआ, अपनी तरफ से वादा करने लगा। यही इसी को बोलते हैं NDC। कब आया? पेरिस समझौता 2015 में। ठीक है, फिर आया यहाँ पे, अब आया जैव विविधता का संरक्षण। हम लोग ओजोन का संरक्षण देख लिए, जलवायु परिवर्तन का संरक्षण देख लिए, पैसा का भी देख लिए, संस्था भी देख लिए। अब हम लोग आ रहे जैव विविधता संरक्षण। अब देखेंगे कि जानवर लोग जो है उसको कैसे संरक्षण किया जाए, उसको भी तो संरक्षण करना जरूरी है ना पर्यावरण में। तो IUCN हम लोग को पढ़ा था, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका स्थापना हुआ था। किसका संरक्षण करता है? तो जो जानवर लोग होता है ना, जानवर लोग तो वो विलुप्त हो जा रहा है, जैसे डायनासोर चाहे कोई विलुप्त हो जा रहा है, तो इसके लिए संरक्षण हो। रेड बुक भी निकालता है एक IUCN का। बुक क्या है? रेड डाटा लिस्ट। क्या है रेड बुक? क्या नाम है? एक रेड कलर का बुक है, उसमें कौन जानवर गायब होता है, कौन खतरा में, कौन अच्छा कंडीशन में, वो सब लिखा रहता है रेड बुक में। अब उसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। कैसे याद कराए थे? 48 में अड़ गया था। WHO भी IUCN भी जानवर को संरक्षण करने के लिए, ऐसे याद कराए थे। फिर है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसमें स्थापना होता है 1961 में। ये रिपोर्ट लागू करता है लिविंग प्लैनेट। हम बताए थे इसका काम था क्या चीज़, कि ये फंड प्रोवाइड करेगा नेचर के लिए, कि जितना भी नेचर में सभी है सभी के लिए एक साथ फंड प्रोवाइड कराएगा। तो 61 से याद कराए थे, 1961 में 61 से 61 सभी को फंड प्रोवाइड करेगा WWF। उसके बाद है CBD। क्या है? CBD है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अब बहुत सारा विविधता है हम लोग के आसपास बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल। तो अब उसके लिए अपनाया, इसके लिए किया गया 1992 में ही CBD को भी लाया गया कॉन्सेप्ट। 1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, UNFCCC का स्थापना। उसी समय ये CBD का भी अवधारणा लाया गया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर है तुमको कार्टेजिना प्रोटोकॉल। क्या है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। इसको क्यों लाया गया? तो इसका स्थापना हुआ 2000 में। इसका काम क्या था? तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का सुरक्षित हस्तांतरण। मतलब कि जो है और जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म होता है, जानवर लोग होता है जिंदा, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह कैसे सुरक्षित भेजा जाए, उसके लिए किया गया कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ठीक है, कब आया? 2000 में। कैसे याद रखेंगे? तो 2000 में ही भारत में याद रखो कि याद आया था ध्वनि प्रदूषण। साउंड भी पॉल्यूशन है कि नहीं? साउंड पॉल्यूशन ग्रुप है, तो उसको रोक करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि साउंड तुम चला देगा तो तुम्हारे पर केस हो जाएगा, उस तक तेज नहीं चलाना चाहिए साउंड। तो कार में तो अब उसके लिए आया था 2000 में अधिनियम। उसी समय ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल भी आया है। तो कार में क्या रहता है? साउंड रहता है ना, गाड़ी रहता है, तो कार में ध्वनि प्रदूषण। तो इसे याद रखो, 2000 दोनों एक साथ। ठीक है, फिर है नागोया प्रोटोकॉल। क्या है? नागोया प्रोटोकॉल कब आया? ये 2010 में, जापान में 2010 में। 2010 में एक और कुछ। हाँ आया था। बताओ क्या है? उसी से याद कराया था। एन से उसका भी नाम था, जैसे लिंक करना है। NGT, राष्ट्रीय ग्रिड प्राधिकरण। तो एन से नागोया, एन से NGT, दोनों 2010 में आया। लेकिन NGT वो भारत में है और नागोया प्रोटोकॉल हुआ था तुमको जापान में। ठीक।
ठीक है ना। इसमें है जैव चोरी को रोकना, यानी कि बायो पायरेसी को रोकना। जैव चोरी मतलब कहीं से तुमको जानवर चुरा लिए हैं, कहीं से तुम अच्छा वाला, तुम पुष्पा फिल्म देखा है, पुष्पा, तो पुष्पा में लकड़ी चुरा लेता है, तो उस सब को रोकना। ठीक है। फिर आया साइट्स। फिर क्या आया? साइट्स। साइट्स कब आया? तो साइट्स आया तुमको ये 1973 में, लागू हुआ 1975 में। साइट्स का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज। तो ये जो है कि जो इंडेंजर स्पीसीज है जिसका संख्या कम है, अब उसका व्यापार कर रहे हो तो जानवर का व्यापार कर रहे हो, अवैध व्यापार। हाथी का दांत लेके बेच दे रहे हो, शेर का खाल लेके बेच दे रहे हो, तो शेर तो अपने कम है तो और कम हो जाएगा ना, तो उसको रोकने के लिए साइट्स किया गया। ठीक है ना। इसी को वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। कन्वेंशन मतलब क्या होता है? समझौता है इंग्लिश हिंदी में। ठीक है। ये कब आया था? 1973 में। लागू कब हुआ? 1975 में। तो कैसे याद कर सकते हो? 1973 में तुमको एक दिन पढ़ाए थे। अच्छा, 1973 के आसपास क्या हुआ था? 1972 में हुआ था, 72 बार यूनेप का स्थापना, उसके एक साल बाद। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था भारत में। क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट। उसी के समय साइट्स भी आया। ठीक है। फिर है बॉन कन्वेंशन। क्या है? बॉन कन्वेंशन। भारत भी इसका सदस्य है बॉन कन्वेंशन का। इसका काम है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो प्रवासी प्रजाति है ना उसका संरक्षण। मतलब एक जगह से जो पक्षी दूसरी जगह उड़ के जाता है ना, तो उसका कैसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको उधर भी तो जगह मिलना चाहिए रहने के लिए। तो उसके लिए हुआ 1979 में कन्वेंशन, और ये लागू हुआ 1983 में। तो कैसे याद करोगे? 1979 में हुआ था ये प्रवासी एक प्रवासी पक्षी प्रजाति का संरक्षण। तो देखो हम 1980 में पढ़ाए थे वन संरक्षण, तो उसी से याद कर दो, उसी के आसपास आया था प्रवासी प्रजाति का संरक्षण। ठीक है। टैरिफ। टैरिफ है एक ट्रैफिक है, सॉरी ट्रैफिक है, इसका फुल फॉर्म हुआ ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द कॉमर्स। देखो, फ्लोरा मतलब समझते हैं? फ्लोरा मतलब साइंस में यूज होता है एक शब्द। फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधा, फौना मतलब होता है जानवर। तब इन सब का जो व्यापार होता है उसको देखते रहना, उसी के लिए ट्रैफिक आया। कब? 1976 में। कब आया? 1976 में। इसको कैसे याद कर सकते हो? तो 1976 में हम तुमको एक दिन पढ़ाए थे यहाँ पे बैठ के। क्या हुआ था? इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन की थी, 426। तो उसी समय तुमको ट्रैफिक अधिनियम भी आया था। ठीक है। ट्रैफिक अधिनियम व्यापार को रोकने के लिए इसके। फिर जो है अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये विशेष पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। अब यहाँ पे क्या है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, जैसे नदी, पर्यावरण में नदी भी आता है, वेटलैंड भी आता है। वेटलैंड किसको कहते हैं? आर्द्र भूमि। तो देखो, वैसा जगह जहाँ पे पानी ना हल्का हल्का रहता हो उसी को क्या कहेंगे? वेटलैंड। और पानी जब हल्का हल्का रहता है उस जगह पे, नदी नहीं, नदी अलग हो गया, पानी हल्का हल्का रहे, घास उस भी रहे, उसको क्या कहेंगे? वेटलैंड। वेट मतलब क्या होता है? भींगा, लैंड मतलब भूमि। ठीक है। इसमें तो वही है, इसी को बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन मतलब समझौता। इसी को किस लिए हुआ रामसर समझौता? तो बोलना आर्द्र भूमि के लिए। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड के लिए, उसके संरक्षण के लिए। रामसर नाम का जगह कहाँ पे है? तो पूछता है, ईरान में, वहीं पर हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को पहली बार। तब से ही हम लोग 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन डे भी मनाते हैं। और ये जो समझौता हुआ था ना 1971 में, इसी साल यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम भी स्टार्ट किया। अब इसमें से क्या किया करने लगा कि कुछ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैसे कि 18 में से 13 है कि अभी 12 है शायद, उसी को संरक्षण देने का काम करने लगा था। ठीक है। तो ये तो हुआ था ईरान में 1971 में। तो भारत शुरुआत में अब हुआ ये, लेकिन समझौता लागू कब हुआ बहुत पूछता है। 71 में तो समझौता हुआ लेकिन लागू नहीं ना हुआ, बस कर लिए। लागू कब से किया? समझो 1975 से। 1975 मतलब इंदिरा गांधी वाला समय के आसपास। अब भारत कब इसमें भाग लिया? तो भारत भाग लिया था इसका 1982 में, बहुत बाद में भाग लिया। ठीक है। तो ये याद रहेगा। फिर यूएनसीसीडी का मतलब है यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मतलब अब जो डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल। मरुस्थल भी तो जहाँ पे रेगिस्तान, तो वो लोग भी तो हमारे नेचर का पार्ट है।
तो बता मरुस्थल अच्छा चीज़ होता है कि खराब? खराब है ना, वो ज़्यादा नहीं बन तो मिट्टी क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, वहाँ पे खेती हो पाएगा नहीं ना। तो मरुस्थल को रोकना यही है। ये मरुस्थल को रोकने के लिए एकमात्र कानूनी समझौता भी है, ठीक है ना, मरुस्थल को रोकना है इसको, ठीक है ना, समझ में आया। और ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब इसमें जो जो बात कहा जाएगा आदमी लोग को तो मानना पड़ेगा देश लोग को, ठीक है ना। ये कब हुआ? 1994 में। लागू कब हुआ? उसके 2 साल बाद 1986 में। तो कैसे याद करेंगे कि 1994 में हुआ यूएनसीसीडी? तो देखो यूएनएफसीसी वहीं से निकला है यूएनसीसीडी भी। यूएनएफसीसी का कब हुआ था सम्मेलन? 1997 में भी कुछ हुआ था ना। 1997 में भी हुआ था। 1997 में हुआ था तुमको ये 1987 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो देखो तो यूएनएफसीसी यहाँ देखो क्या हुआ था, कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन पे 1992 में। लागू कब हुआ? 1994 में। 1994 में हुआ था तो लागू 1996 में हुआ था। नहीं 1992 में हुआ था, लागू हुआ था 1994 में, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये जो है यूएन ये तो इसी साल क्या किया गया, डेजर्ट के लिए भी जब लागू हुआ ना तो इसी समय सब बैठ गया, बोला कि यूएनसीसीडी भी बना देते हैं डेजर्ट के लिए। तो 1994 में डेजर्ट वाला भी बन गया और 1996 में फिर ये डेजर्ट वाला जो नियम है वो लागू होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे यही है कि जो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने कब बनाया गया? 1994 में। मतलब कैसे याद रखेंगे? तो जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था लागू, मतलब अर्थ समिट यूएनएफसीसी से उसी साल। उसके बाद ये लागू कब से हुआ था? 1996 में, ठीक है ना। भारत भी इसका मेंबर कब से बन रहा है? 1996 से। भारत में भी तो है रेगिस्तान, बताओ कहाँ पे? राजस्थान में, उसको नहीं बढ़ने देना। फिर बॉन चैलेंज हुआ 2011 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो बॉन चैलेंज हुआ था बंजर भूमि के लिए। फिर एक और है हमारे इंडिया में, एक ऑर्गेनाइजेशन और बना जिसका नाम है NEAA, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। अभी बताए थे NGT बना था कब? 2010 में। और तुमको बताए थे NERA नेरी कब बना था? 2000 नहीं नेरी 1997 में बना था। 1997 में एक और कीटो प्रोटोकॉल भी हुआ था। ये कब बना था? CSIR बना था, साइंटिफिक रिसर्च करा था का बारिश आंदोलन के समय 1942 में, ठीक है। तो उसी से वैसा ही है एक NEAA, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएट ये अथॉरिटी। ये कब बना? तो ये भी 1987 में बना। तो कैसे याद रखोगे? ट्रिक बताए थे 97 से 1988 में मेरा दोस्त का जन्म है तो उसी से याद करवाते हैं कि जन्म के समय पर्यावरण अपील, जन्म के समय पर्यावरण के लिए अपील। तब पर्यावरण अपील कब आया प्राधिकरण? तो 1987 में, हेडक्वार्टर दिल्ली, ठीक है। अभी तक पढ़ाए थे नेरी, ये नेशनल इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। इन्वायरमेंट को लेकर क्या इंजीनियरिंग रिसर्च कर सकते हैं, वो 1958 में आया था आपसा एक्ट के समय। NEAA नेशनल मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, वो आया था 90 बताओ कब? मेरे दोस्त के बर्थडे के समय 1997, ठीक है। तो ये हो गया। अब है यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रदूषण, रसायन और अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब कि जो पॉल्यूशन होता है केमिकल से भी तो होता है पॉल्यूशन, पानी में केमिकल हो, प्लास्टिक भी तो केमिकल है, इससे भी तो इन्वायरमेंट लॉस होगा इन सभी को। तो इसमें आया हुआ एक स्टॉकहोम कन्वेंशन। क्या हुआ? स्टॉकहोम कन्वेंशन। सर स्टॉकहोम सम्मेलन बताए थे, तो वो पूछेगा कब हुआ था सम्मेलन, तो वो हुआ था तुमको 1972 में। याद करवाए थे इसको, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है ना। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन कब हुआ था? तो इसका काम क्या था? तो इसको रोक लगाना था, जो कार्बन प्रदूषण है ना उसको लिए। 1972 में एक और कुछ यूनेप का पड़ा था। हाँ यूनेप हुआ था। तो ये तो उसी समय स्टॉकहोम सम्मेलन में ही यूनेप का स्थापना किया गया था। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन ये प्रदूषण रोकने के लिए, कार्बन से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है जैसे POP,
फर्टिलाइजर ये सब से उसका। ये कब हुआ था? 2001 में। कैसे याद रखोगे? तो 2001 का स्टॉक है, मतलब कि कहीं तुम सामान खरीदने गए तो बोला कि कब का है, तो तुम बोली 2001 का स्टॉक है, 2001 का स्टॉक है। रॉटरडम कन्वेंशन क्या है? रॉटरडम कन्वेंशन। तो इसका काम क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ था? तो जो भी खतरनाक रासायनिक व्यापार होता है ना, डेंजर केमिकल, केमिकल चीज़ सबसे डेंजर होता है जिससे आदमी का जान जा सकता है, तो उसके व्यापार पे रोक। ये कब हुआ था? 1998 में। कब? 1998 में। तो बताए थे इसे रॉटरडम। रो, रो से क्या है? तो 1998। तो पता है, तो मेरा एक दोस्त जन्म लिया था, तो जन्म लेगा तो क्या करेगा वो? जन्म लेते क्या करता है बच्चे? तो रॉटरडम 1998। ठीक है। फिर बेसल कन्वेंशन है। ये जो कचरा जो होता है ना, खतरनाक कचरा, जैसे मोबाइल का कचरा खतरनाक होता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ निकलता है, तो उसको रोकने के लिए हुआ था। ठीक है। फिर एक मिनी माटा, ये है मरकरी होता है, ये पानी में चला जाएगा ना तो प्रदूषण कर देता है। ठीक है ना। इसको रोक के लिए मरकरी पारा के रोक के लिए कब हुआ था? 2013 में। लागू कब हुआ? 2017। तो बस डेट याद करो, 2013 में लागू हुआ था, ये हुआ था समझौता। कैसे याद रखोगे? तेरी, तो ऐसे 13 से 13 मीना माटा से, कोई मीना नाम की लड़की है तो उससे पूछ रहे हैं, मीना तेरी माता किधर है? मीना तेरी माता किधर है? तो तेरी से 2013, मिनी माटा से, मीना से मिनी माता से मिनी माटा कन्वेंशन। ठीक है। तो ये सब कन्वेंशन पढ़ लिए। अब इसमें जो है बस 20 मिनट और उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं जा रहा है। अब ये देखो, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है बच्चा को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सब है। यूएनएफ, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी। बताओ यूएनएफ कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन में स्थापना 5 जून 1972 में। अब उसके बाद कहाँ पे हुआ था? तो होम में कौन रहती है? कन्या। तो नैरोबी कन्या में इसका हेडक्वार्टर है। यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। इसमें इसी विश्व में क्या होता है? पूरे विश्व का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कब? 1992 में। और 1994 में इसका लागू हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी, बॉन में। जर्मनी बॉन में। तो क्लाइमेट अगर तुमको चेंज करना है तो इसके लिए मनी चाहिए ना, बताए थे वित्त पोषण हो रहा है सबको, तो इसे याद कर सकते हो, मनी। यूएनसीसीडी का, तो सीसीडी, डी से डेजर्ट, डेजर्ट को रोकने के लिए। 1994 में बहुत बढ़िया। कैसे याद कराया था? 1996 तो में जब लागू तुम्हारा हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन जब तुम्हारा ये हुआ था, लागू हुआ था, तो उसी साल ये बना था, समझौता हुआ लागू था। हुआ था 1996 में। बहुत बढ़िया। इसके 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो जर्मनी बॉन में। जर्मनी बॉन में। बाकी सब जो पढ़ा है उस सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है बताता हूँ? आईयूसीएन का हेडक्वार्टर, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो है स्विट्जरलैंड में ही। ये स्विट्जरलैंड की जगह का नाम है ग्लैंड। क्या है? ग्लैंड। बाकी जिसका नहीं सुन में तो स्विट्जरलैंड मार देना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। रामसर कन्वेंशन बताए तो बताओ, इस सवाल पूछ रहे पढ़ाया था। रामसर कन्वेंशन पहली बार कब हुआ समझौता? ईरान में हुआ था 1971 में, 2 फरवरी 1971 में ये समझौता हुआ। इसी समय यूनेस्को अपना मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम भी शुरू किया। समझौता लागू कब हुआ? इंदिरा गांधी के समय 1975। भारत इसके सदस्य कब बना था? 1982। समझ में? यहाँ पे देखो, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है? तो जो तुम्हारे वातावरण में क्या करें? गर्मी पैदा करते हैं। नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ये तुम्हारे बुक एग्जाम में भी आया था ना? हाँ, याद कर लोगे। इसका ट्रिक है यहाँ पे, ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना का काजल लगाना। तो ओ से ओजोन, O3, मी से मीथेन, CH4, ना से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, NO2 नहीं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। कल से क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पता है इसको रोकने के लिए एसी में से निकलता है। इसको रोकने के लिए अच्छा बात पूछेंगे, का से क्या हो जाएगा? कल से तो हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। का से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जल से जल वाष्प, मतलब पानी जो रहता है वातावरण में वो भी गर्मी पैदा करता है। अब बता, इसको रोकने के लिए कौन समझौता हुआ था?
ओजोन को ये डिस्टर्ब करता है। ओजोन के लिए 3 वो हुआ था, पहले बताए थे वो, मॉन्ट्रियल ये वियना समझौता 1985 में। फिर उसके 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी में तो रोकने के लिए किया गया था 1987 में। फिर तीसरा में एक ऑक्सीजन होता HO। नहीं, किगाली समझौता, गाली बका तो साला 2016 में। इसमें CFCS को रोकने के लिए हुआ था, किगाली में HFCS को, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन को। अच्छा, जो गैस होता है वातावरण में हम लोग का, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होता है? तो बताए थे एसिड रेन के कारण ही ताजमहल का कलर क्या हो गया, पीला। तो इसमें 2 ही गैस होता है मेनली इंपॉर्टेंट, एक SO2 और एक होता है NO2। N2O नहीं, N2O तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन हाउस गैस के लिए, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी से एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा। कई बार एग्जामिनर को 73 होता है, SO2 नहीं देगा तो ये भी दिया रहेगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड से निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, HNO3। नाइट्रिक एसिड से निकलेगा तुमको नाइट्रस ऑक्साइड। ये निकलता है तुमको इंडस्ट्री से, ये निकलता है तुमको कार वगैरह में से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो फॉरेस्ट एक्ट भारत में बना है और कौन कौन सा एक्ट उसको देख रहे हैं हम लोग। तो ये ना देख लिए अभी, क्या देखे थे अभी हम, जो समझौता सब देखे थे। अब एक्ट देखेंगे भारत में। तो अंग्रेजों के समय एक रिपोर्ट आया था, मैकडोनाल्ड रिपोर्ट, याद है 1854 में। ये वन संरक्षण से संबंधित था। फिर वन संरक्षण की नीति आया सबसे पहली बार डलहौजी के समय 1855 में लाया था। फिर से भारत में वैज्ञानिक तकनीक, वैज्ञानिक वानिकी का आरंभ कब हुआ? मतलब वानिकी मतलब कि फॉरेस्ट्री करे लेकिन वैज्ञानिक तरीके से, 1861 में। फिर से तुमसे पूछा जाए भारतीय वन विभाग का स्थापना, पढ़ाए पे ना, जॉन लॉरेंस के समय 1864 में वन विभाग। भारत के पहले IGAF मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट तो कौन थे? ब्रांडीज थे 1866 में पहले ये बने। फिर अंग्रेजों ने वन अधिनियम की शुरुआत कब की? 1865 से किया था। ब्रांडीज को भारतीय वन प्रबंधन अधिनियम का जनक माना जाता है। 1865 में वन अधिनियम को लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन हुआ था, एक 1878 एक 1927। इसी 1878 अधिनियम में क्या किया था ये ब्रांडीज, जो जंगल है ये उसको 3 भाग में बांट दिया, आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण, याद कराए थे। 1927 वाला जो एक्ट है इसी को भारत में बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब देखो तुमसे ये पूछेगा कि भारत में पहला वन नीति कब आया, तो बोले 1894। वन नीति कब आया पहला, सबसे पहली बार 1894। भारत में पहला वन अधिनियम कब आया, नीति नहीं। 1894, 1865 याद कराए भाई, 1865 बहुत इंपॉर्टेंट। पहला वन अधिनियम 1865। अब वन नीति, पहले अधिनियम आएगा तब ना पॉलिसी बनेगा, तो 1894। राष्ट्रीय वन नीति 2006, राष्ट्रीय वन नीति 6, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। उसके बाद है तुमसे ये पूछा जाए कि भारत में और जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पॉलिसी आया था, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1894 में, बताए थे वन नीति 1894। पहले क्या आएगा? अधिनियम 1865। ये पॉलिसी है, इसका मतलब क्या पॉलिसी? डॉक्टर वोल्केयर के सुझाव पे इसमें वन को 4 क्षेत्र में बांटा था। कौन कौन? सुरक्षित, व्यापारिक, लघु वन और चारागाह। फिर आज़ादी के बाद भारत का पहला वन नीति कब आया? आज़ादी के बाद 1952। अच्छा, ये याद करवाई थी, पहला फॉरेस्ट पॉलिसी 1894, पहला फॉरेस्ट लेकिन सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 और थर्ड फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। लेकिन ये पूछे कि फॉरेस्ट एक्ट पहली बार कब आया था, तो 1865 याद करा। 98 में कुछ हुआ था ना? 98 में दूसरा जगह चली गई तुम, इसमें अभी नहीं कुछ है, उधर हुआ था। बिहार फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन एक्ट ऑफ ट्रेड एक्ट 1984, मतलब कि बिहार में फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बहू 84 से राशि बहू, मतलब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको ट्रेड को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, वो 1984 में आया था। बिहार फॉरेस्ट सर्विस रूल, तो सर्विस रूल 1953 में।
तो 53 से बताए थे, सर्विस से क्या संसद 53 तिर, ये संसद बन के क्या तिर मार दिए बिहार में। बिहार प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट 1947 मतलब आज़ादी के समय बिहार में। लेकिन जल जीवन हरियाली मिशन कब आया था? 2019। कैसे याद कराते हैं? 19 से नो जल नो जीवन। अब है लास्ट पेज ये बस। अब आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं, मैंने सॉरी थोड़ा इधर की बात कर रहे हैं। ये तो पता ही है, भारत में सबसे पहली बार वन अधिनियम कब आया था बताओ? फॉरेस्ट एक्ट 1865। फिर कब आया था? 1927। फिर कब आया था? 1894 में आया था ना। 1894 में ना। वो नीति था, नीति। यहाँ अधिनियम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फिर भारतीय वन, ये अधिनियम जो आया ना 1927 में, इसी को बोला जाता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसी को क्या बोला जाता है? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो वन के साथ आइस। नदी बोर्ड अधिनियम 1956। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बताए थे 72 बार वन्य जीव का संरक्षण कर रहा है। जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए तो 1974 बताए थे, जल वाला कि 74 से चारों तरफ पानी। वन संरक्षण अधिनियम फायर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो 1980 बताए थे। 80 से वन में बनाएंगे खस्सी, ऐसे याद कराए थे। वायु संरक्षण एक्ट मतलब एयर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूशन ना फैले 81 तो बताए थे। 81 से काशी, काशी का हवा शुद्ध। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 तो याद होना ही चाहिए डायरेक्ट। परिवहन को संरक्षण करने के लिए 1986। इसी समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आया था। मतलब कि जो हम लोग कोई मतलब सामान जो खरीदोगी और तुमको 5 रुपये की जगह 10 रुपये ले लेगा ना, तो ई एक्ट के तहत तुम क्या आ जाओगी कोर्ट में। वही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1996। फिर ध्वनि प्रदूषण 2000 बताए थे। कार्टेजोना प्रोटोकॉल भी हुआ था 2000 में, कार में ध्वनि प्रदूषण लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए। कैसे याद करोगे इसको? 2000 में ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि कहाँ रहता है? कार में। कार का चक्का में ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे चक्का। तो 2000 मतलब ये कार है, ये कार में ऐसे देखो बस का चक्का बन गया, तो 2000 ऐसे याद कर लो। फिर से जैव विविधता अधिनियम बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। कैसे याद कर रहे थे? दो में कोई विविधता नहीं है। विविधता में डाइवर्सिटी नाम का चैप्टर था। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता मतलब अनेक लोग, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी तो 2004। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 कैसे याद कराए थे? तो 4 से पर्यावरण का नीति बनाया क्या? 4 डाले, इतना सारा नीति बना रहे हो, पर्यावरण तो रुक ही नहीं रहा। सोशल फॉरेस्ट्री तो 1976। लेकिन सबसे पहली बार पूछा जाए सोशल फॉरेस्ट्री कब हुआ था, तो 1861 में भारत में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। मक्स डियर हंगुल, तो ये दोनों से बोले थे, ये दोनों ऐसा जन्म से 70 रख रहा हो तो 1970। गिर लायन 1972, लेकिन टाइगर पूछे तो 1973। प्रोजेक्ट टर्टल कछुआ, कछुआ किसके समय आता है? इंदिरा गांधी के समय 1975। राइनोसोर वाला, गेंडा वाला, प्रोजेक्ट राइनोसोर गेंडा तो 1987। कैसे याद कराए थे? तो 87 से गेंदा 70 में। और जो SC/ST ट्राइब होता है ना, कल पढ़ाए थे, अनुसूचित जनजाति आदिवासी, उन लोगों का जो वन निवासी अधिनियम है, मतलब उन लोगों का वन सुरक्षित रहे, तो इसके लिए अधिनियम कब आया? 2006 में। कब आया? 6 में। तो कैसे याद रखेंगे? 6 से SC/ST 6 से कैसे याद रखें? 6 से 6 इसको याद करो ऐसे ही, ठीक है। कोई ट्रिक। भारत में पहला वन नीति कब आया था? 1894। अधिनियम कब आया? 1865। पहले अधिनियम आएगा तब ना नीति आएगा, ठीक है ना। 1927 में जो क्या आया था? तो भारत वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन भारत लग गया तो भारत वन अधिनियम 1927, ठीक है। कचरा को सुधारने के लिए कब आया तुमको? भारत सरकार कब प्रयास किया? 2016 में। कचरा को ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा नहीं होता, मोबाइल वोबाइल, उसके लिए 2016 में। तो कैसे याद रखोगे? प्लास्टिक प्रबंधन अधिनियम तो 16 से क्या याद कराते हैं? 16 महाजनपद में कचरा प्रबंधन।
ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है लास्ट। स्ट्रीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक यूज टू ऑब्टेन, जो भाप तकनीक होता है ना उसके द्वारा कौन सा हाइड्रोजन हम लोग पैदा करते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग बनाते भी है, पता है हाइड्रोजन बहुत तरीके का होता है। फिलहाल इसका आंसर होगा ग्रे हाइड्रोजन। आइए हम बताते हैं। हाइड्रोजन बहुत तरीके का होता है। और जैसे कि तुमको है ना रिन्यूएबल एनर्जी होता है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसा एनर्जी जिसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा एनर्जी। तो उसमें जो हाइड्रोजन यूज होता है ना ग्रीन हाइड्रोजन। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाए थे उस दिन, परमाणु वगैरह बम बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, उसमें जो हाइड्रोजन यूज होगा पिंक हाइड्रोजन। आज जो सोलर एनर्जी बनाते हैं ना हम लोग, सन से भी बिजली बनाते हैं, उसमें जो हाइड्रोजन होगा येलो हाइड्रोजन। तो बता न्यूक्लियर एनर्जी में कौन हाइड्रोजन परमाणु वाला में पिंक, प से परमाणु, प से पिंक। रिन्यूएबल एनर्जी में रिन्यूएबल कोई चीज़ क्या होता है, हरा ही भरा होता है, बराबर यूज कर सके, तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन। अब हम लोग क्या करते हैं SMR मेथड, मतलब कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, मतलब कि भाप तकनीक है। उसमें क्या करते हैं कि मीथेन को वाटर के साथ मिला देते हैं। अब उसके बाद हमको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला इसमें फिर से क्या करें, वाटर मिला दिए, तो हमको फिर मिलेगा यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो मिला भाप तकनीक से, इसको क्या करें हम लोग कैप्चर कर ले, अपने पास ले ले, तो वो जो हाइड्रोजन हमको पास मिलेगा तो उसका नाम हो जाएगा ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन वो जो हाइड्रोजन अगर, लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड तुम हवा में छोड़ दोगी, जो तुम पाई हो भाप से, भाप मतलब पानी गर्म करके, और तुम हवा में छोड़ दोगे तो इसी को कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन। ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन भी होता है, उसको कैसे पाते हैं, तो थ्रू गैसिफिकेशन। कोयला का है ना, गैस जलाते हैं और वहाँ से गैस निकलता है, उसे पाते हैं हम लोग ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। वाइट हाइड्रोजन कैसे पाते हैं, तो हम लोग जमीन में से पाते हैं वाइट हाइड्रोजन। अब ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन कैसे पाते हैं, तो बता दिए कोयला के गैसिफिकेशन से। अब ग्रे और ब्राउन ब्लू हाइड्रोजन कैसे पाते हैं, इस भाप से। और उसी में तुमको क्या बताएं कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हाइड्रोजन, हवा में छूट जाएगा तो ग्रे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे यही सवाल था कि जो भाप तकनीक द्वारा है कौन सा हाइड्रोजन निकालते हैं, ग्रे या ब्लू। तो ब्लू नहीं दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रे। ठीक है, ब्राउन और ब्लैक कोयला के गैसिफिकेशन करके। और उसके बाद जो तुमको बताए हैं वाइट हाइड्रोजन जमीन से, सरफेस से। चलिए छुट्टी। अब यहाँ पे कुछ सवाल उसको देख ले रहे हैं। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है, तो विटली पुरस्कार। विटली पुरस्कार को पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है, इसको ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण सुधार क्षेत्र के लिए, उसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है। 2030 में किस गैस को कम करने का समझौता किया गया था, जो जो उनको हानि पहुंचाए, तो हम बताए थे 2016 में भी लेटेस्ट हुआ था कि गाजी समझौता, उसमें HFC को बंद करने का बात किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए देश का शीर्ष संगठन क्या है, तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, ये सबसे ऊंचा संगठन है। अब इसका स्थापना हुआ था 1974 में, किस अधिनियम से, तो याद है जल वाला जो प्रदूषण अधिनियम था 1974, उसी के माध्यम से। ठीक है। मानव पर्यावरण पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में सबसे पहली बार हुआ था 1972, लेकिन कब, जून के सितंबर, तो जून में जुनून आया। ठीक है। और ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ था, स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन में, तो वहीं पे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, 1984 में। UNFCC, अब देखो जो UNFCC वाला होता है ना वो हर साल होता है मीटिंग। UNCBD वाला बाइनेनियल, ये देखो रामसर वाला हर एक 3 साल पे होता है, साइट्स वाला हर एक 2 से 3 साल पे, वियना वाला हर एक 3 साल पे। अब भारत में कुछ प्रमुख मैन है जो यहाँ से भी सवाल पूछता है। टॉयलेट मैन किसको बोला जाता है, विंध्येश्वरी पाठक को। कैसे याद करेंगे, तो पाठक को टॉयलेट लगा। बर्ड मैन ऑफ सलीम अली, तो याद ही रहेगा। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, तो राजेंद्र चोल राजा था, वह झील बनाया था। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेदजी रानी। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया उडप्पी रामचंद्र, कैसे याद रखेगा, सैटेलाइट उड़ेगा तो उडप्पी। फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इनको बोलते हैं। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्री
धरन कैसे याद रखेगा? तो मेट्रो में धन रहेगा तब तो चढ़ेगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ज़्यादा पाएंग, तो कैसे याद रखेगा? बस लास्ट शब्द याद रखो, पाएंग। तो फॉरेस्ट हम लोग बहुत फल पाते हैं, पाएंगे, तो पाएंगे से पाएंग। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांगला, कैसे याद रखेगा? तो टाइगर कैलाश पर्वत पे शंकर जी के साथ। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई, लौह पुरुष। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया तो के सिवन। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछे तो अब्दुल कलाम आजाद, लेकिन रॉकेट मैन ऑफ इंडिया पूछे तो के सिवन, कैसे याद रखेगा? तो के सिवन चंद्रयान वाला जी, तो ये वाला। आइस मैन ऑफ इंडिया चवांग नौफेल, कैसे याद करोगे? तो आइस में तो हर एक कोई फेल हो जाता ठंडी से, तो फेल से आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम में आएगा फेल। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया तो पता ही है, दशरथ मांझी थे, पहाड़ तोड़ने वाले। भारत के मिलेट मैन ऑफ इंडिया तो पीवी सतीश, तो मिलेट खाया। पीवी सिंधु थी, ये क्या है? पीवी सतीश तेलंगाना के वो है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया तो टेसी थॉमस। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन? टेसी थॉमस, तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। मिसाइल कौन बनाई? थॉमस। ग्रैंड ओल्ड लेडी जौहरा सागर, कैसे याद रखोगे? तो ओल्ड लेडी का जौहर है, ओल्ड लेडी का जौहर यानी कि जलवा है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया तो रॉकेट के नाम में आएगा रितु, मिसाइल के नाम में आएगा थॉमस, बस याद रखो रॉकेट रितु मिसाइल थॉमस। नाइटिंगेल मैन ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, सौर कोकला बोलते हैं। आयरन लेडी ऑफ इंडिया तो इंदिरा गांधी, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड ओल्ड लेडी तो जोहरा सागर। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया तो ट्री वुमेन ऑफ इंडिया क्या है? तो इसके नाम में आएगा सालू। सालू मर्दा थिमक, ये ट्री मैन है कौन? सालू। यहाँ तक हो गया।